नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर इस वक्त, महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लग सकता है। बिहार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का बयान सामने है जो बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सम्मानजनक समझौता होगा आरजेडी के साथ, तभी जाकर साथ चुनाव लड़ेंगे। अविनाश पांडे की तरफ से यह स्टेटमेंट है, सम्मानजनक समझौता नहीं तो अलग चुनाव की राह पर कांग्रेस बढ़ सकती है। लेफ्ट पार्टियों के साथ नया गठबंधन बन सकता है। तो लेफ्ट के साथ नया गठबंधन कांग्रेस बना सकती है अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होता है। तो यह सीधे तौर पर संदेश दे दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। अकेले चुनाव लड़ने की राह पर इस वक्त कांग्रेस का कदम बढ़ता हुआ, लेफ्ट हालांकि साथ में होंगे। जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने है, आरजेडी को कांग्रेस की तरफ से एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जीतन राम मांझी पहले अलग हुए, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी और अब उसके साथ ही बहुत जल्द उनकी तरफ से फैसला भी सामने आने वाला है। इस बीच में कांग्रेस ने भी अपनी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट जिसमें कहा गया है कि अगर सम्मानजनक समझौता महागठबंधन में सीटों को लेकर नहीं होता है तो अकेले राह पर बढ़ सकती है कांग्रेस। राजद के साथ में पिछले गठबंधन में हम साथ में चुनाव लड़े थे और निश्चित रूप से चर्चा तो उनके साथ भी शुरू है, लेकिन कांग्रेस ने भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस अगर सम्मानजनक समझौता होता है तो कांग्रेस निश्चित रूप से गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। अन्यथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सबका मानना यह भी है कि हमको अपनी तैयारी भी रखना है कि हमारे अन्य दलों के साथ मिलकर एक सम्मानजनक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे और उनका यह स्टेटमेंट सीधे तौर पर एक तरीके से दबाव की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से भी होती हुई। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं राजधानी पटना से। संजय, ये सम्मानजनक स्थिति जो है, ये समझौता जो है, यानी कि सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि जितनी सीटों पर पहले लड़ी थी उस सीट से ज्यादा संख्या अगर इस बार आरजेडी उन्हें देती है तभी साथ होगा, अन्यथा आरजेडी की तरफ से हाथ अलग कर सकती है। देखिए, वह निश्चित तौर पर, और यह बयान कब आया, जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर जो मसला है वो अंतिम दौर में पहुंच गया है। कुछ दिनों में जो सीट शेयरिंग का मसला है वो सुलझ जाएगा और वैसे में ये बयान आना निश्चित तौर पर चौंकाने वाला बयान है महागठबंधन के लिहाज से, खासकर ऐसी स्थिति में जब स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है वो पटना पहुंचे हैं। और ये बयान उनका बयान नहीं, उन्होंने दावा किया कि बिहार कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी एक मीटिंग हुई थी कल, और मीटिंग के बाद जो कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता हैं उन्होंने अपनी जो भावनाएं जाहिर की, जो अपने फीलिंग्स रखे, उसके बाद उनका ये बयान है। तो निश्चित तौर पर ये बयान राजद को झटका देने वाला है। राजद अगर ये सोच रहा है कि कांग्रेस को वो कम सीटों में निपटा देगा तो वो मुगालते में न रहे, ऐसा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसी संजय, क्या आरजेडी की तरफ से इस स्टेटमेंट के बाद से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आरजेडी क्या ये रिस्क उठाने को तैयार है? क्या वो अकेले चुनावी मैदान में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि एक बड़ी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस और मैसेज बड़ा जाना चाहिए, और इस बीच में उसके लिए परेशानियां पहले ही जीतन राम मांझी ने खड़ी की हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी जिस तरीके से नाराजगी दिखाई है वो भी एक बड़ी परेशानी है आरजेडी के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर विवाह जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं अविनाश पांडे, उनका बयान तेजस्वी यादव के बयान के एक दिन के बाद आया है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि कांग्रेस से उनकी बातचीत चल रही है और बाकी जो दल है उसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, लेकिन उनके बयान के ठीक एक दिन के बाद कांग्रेस का ये बयान आना निश्चित तौर पर राजद के लिए एक झटका है। लेकिन जो राजद के पूर्व मंत्री और विधायक हैं विजय प्रकाश, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव भी सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं और हर हाल में महागठबंधन इंटैक्ट है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कुछ एक नेताओं का जो बयान आया है और जो मसला है उसको ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि सम्मानजनक समझौता हो और कांग्रेस हर हाल में सवाल ये सम्मानजनक समझौता आखिर वो संख्या क्या होगी? कांग्रेस के लिए वो सम्मानजनक स्थिति वाली संख्या क्या होगी जिस पर आरजेडी को विचार करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आप नंबर ऑफ फिगर्स की जो बात कर रही हैं, आपकी कितनी सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ना चाहती है, तो पहले ही कांग्रेस ने 80 से अधिक सीटों पर अपनी दावेदारी जताते हुए राजद आलाकमान को
जो सूची है वो सौंप दी थी, लेकिन राजद ने कह दिया साफ तौर पर चूंकि लेफ्ट है और दूसरी छोटी पार्टियां हैं, तो ऐसे में आपकी इतनी सीटों जो है वो हम देने में सक्षम नहीं है, आप फिर से पुनर्विचार करें। लेकिन अब कांग्रेस अड़ी हुई है कि हम एक सम्मानजनक समझौता करेंगे, तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि ये संख्या संजय सिर्फ कांग्रेस अड़ी नहीं है, कांग्रेस सिर्फ अड़ी नहीं है, कांग्रेस ने तो ये भी जाहिर कर दिया है ना कि अगर वो अकेले होगी तो फिर उसके साथ लेफ्ट की पार्टियां भी होंगी। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये कहना, कोई कह सकते हैं कि कांग्रेस कोई मुगालते में नहीं है, कांग्रेस एहसास कर रही है और बार बार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले वाली पार्टी नहीं रही। हाल में वर्चुअल रैली हुई है और जिस तरीके से वर्चुअल रैली में रिस्पांस मिल रहा है, यकीन मानिए जो कांग्रेस के नेता हैं वो समझ रहे हैं कि ये उनके लिए कुरामीन है और वो बिहार में सशक्त हुई हैं, लोकसभा चुनाव वाली परिस्थितियां नहीं है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोई ना कोई सम्मानजनक स्थिति में ही वो समझौता करेगी, इस बात से भी इंकार नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव में कांग्रेस के इकला चलो पर आरजेडी की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ गई है। आरजेडी का यह कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस में सम्मानजनक समझौता होगा, गठबंधन में सबको सम्मान मिलेगा। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने यह दावा किया है कि सीट शेयरिंग का मसला बहुत जल्द सुलझ जाएगा। महागठबंधन हमारा मजबूत रहेगा और सभी लोग जो है सही तरीके से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जो वाजिब हक और अधिकार होगा वो मिलने का काम। कोई अड़चन महागठबंधन में, कोई पेचीदगी नहीं है। तो कांग्रेस के स्टेटमेंट के दबाव के बाद आरजेडी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सम्मानजनक समझौता ही किया जाएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान के बीच नेताओं की मुलाकात का दौर भी शुरू है। बीती देर रात विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचते हैं। इससे पहले दिल्ली में उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल से भी मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो महागठबंधन के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन कांग्रेस के नए पैंतरे के बाद एक बार फिर से सीट शेयरिंग का ये मसला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। हम लोग हमेशा साथ में रहे, हमारी सिर्फ एक ये डिमांड थी कि हमें कम से कम 25 सीट पे लड़ने के लिए सीट दिए जाएं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर महागठबंधन के लिए घोषित किया जाए और ये डिमांड हमारी इस मीटिंग में भी रही है और इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। बांका में इस बार चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थामने वाले जावेद इकबाल अंसारी एक बार फिर से आरजेडी में लौट आए हैं। ऐसे में पूरी संभावना जाहिर की जा रही है कि इस बार राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल और जावेद इकबाल अंसारी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों चुनावी तैयारी में भी जुटे हैं और शह और मात का खेल जारी है। एक तरफ आरजेडी उम्मीदवार बीजेपी को पटखनी देने की बात कह रहे हैं, तो रामनारायण मंडल चुनावी पिच पर हैट्रिक लगाने में जुटे हैं। आज से मैं यहाँ चुनाव जीतता रहा हूँ, यहाँ तक अपने मोर्चाबंदी की बात कहा है। स्वाभाविक है, जो तेज चलता है आगे चलता है और इस प्रमंडल में मैं इकलौता मंत्री हूँ, तो स्वाभाविक है लोग चाहता है इनको रोका जाए। मुजफ्फरपुर में कोरोना से बचाव के तमाम उपायों के साथ मतदान कराने की तैयारी भी चल रही है और इसी अभियान में गीत और संगीत, नुक्कड़ नाटक सबसे ज्यादा आकर्षक और कारगर उपाय साबित हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने प्रशिक्षित कलाकारों की एक टीम बनाई हुई है और ये टीम की तैनाती की गई है, जो लोगों तक कला जत्था के कलाकार गीत संगीत के जरिए मतदान का महत्व समझाते हुए नजर आएंगे। साथ ही कोरोना काल में पोलिंग बूथ पर बचाव के सभी उपायों की जानकारी भी आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। प्रोग्राम जो है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोग पूरे जिले में हम लोगों को बता रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारा नुक्कड़ नाटक है उसके माध्यम से भी और अन्य सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से भी, कि इस बार कोरोना का कोविड-19 का जो दौर चल रहा है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। और अब बात बिहार में आए विकराल बाढ़ की।
कटिहार में बारिश के बाद प्रलय जैसे हालात हैं। सभी सरकारी दफ्तर हों या सड़क हो, बाढ़ का पानी हर तरफ नजर आ रहा है। लगातार बारिश की वजह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल दिखते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए नगर निगम कर्मियों के साथ खुद मेयर ने भी कमान संभाल लिया है। अपने कर्मियों के साथ लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने उतरे मेयर संसाधनों की कमी का रोना रो रहे हैं। महापौर से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। निगम पूरी ताकत झोंक दी है पानी निकालने के लिए। हम अभी पूरे शहर में 17 पंप लगाए हुए थे और आज हम 27 पंप के माध्यम से पानी को लिफ्टिंग करके बाहर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद भी बारिश अत्यधिक हो रही है और आज हमारी टीम आज ही नहीं लगातार काम कर रही है, लेकिन हमारे पास साधनों का घोर अभाव है। मात्र 10 से 12 ट्रैक्टर है और जो मशीन भी हम लोगों ने भाड़ा पे लिया है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर बिहार और नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से बागमती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। साथ ही बागमती में पानी बढ़ने के साथ लखनदेई और मानुषमारा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से औराई और कटरा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को विवश हैं। इलाके के दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। वहीं डीएम की माने तो बाढ़ के हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। और फिर डबल से घर में पानी प्रवेश कर गया है, इसलिए हम लोग बांध पर अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी नाव से बाहर आ रहे हैं, लेकिन बहुत धंस गया है, घर भी गिरा है। आप आकर देख सकते हैं गांव में कि हाँ कितने घर गिरे हैं, करीब 7-8 घर गिर गए हैं। सब घर तबाह हो चुके हैं, सब बाहर आ चुके हैं, सब बांध पर आगे शरण ले रहे हैं। अभी हमारी बागमती नदी है जो 3-4 प्रखंडों को प्रभावित करती है, उसका जलस्तर बढ़ रहा है। उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं और अगर बाढ़ जैसे हालात होते हैं या ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसमें बाढ़ राहत कार्य चलाएंगे। आदर्श आचार संहिता में बाढ़ जैसे आपदा जैसे जो कार्य हैं उस पर कोई रोक नहीं है। सीवान में लगातार 4 दिनों की बारिश के बाद लोग जल जमाव से बेहद परेशान हैं। जीरादेई प्रखंड के भलुआही गांव बारिश के बाद जलमग्न हो गया है। सड़कों के साथ लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। घरों में घुटने भर पानी जमा हुआ है। लोग ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। लोगों की मदद के लिए अब तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंची। सब पलानी मेरा ढह गया, हमारा पलानी का घर और दूसर क्या है, सुते बैठे का की भी वजन है। नहर पर जाएंगे और कहाँ जाएंगे बारिश से। अच्छा, तो घरों में पानी भी सब ढूक गई बात, खाए पिए का अनाज पानी सब कुछ ना दे। अच्छा, और क्या खाना वगैरह भी कहीं आप लोग को मिला कि आप लोग भूखे ही हैं? हाँ वही ना पानी जा राती से। कब से? रात से पानी आया? हाँ रात से। घर में कितना पानी लग गया है? पानी ठेहुन भर लग गया। पूर्वी चंपारण में भी कमोबेश ऐसी ही हालात है। लगातार 3 दिनों से बारिश के बाद सिकहरना नदी उफान पर है। लालपरसा गांव के घुमनी टोला में तेजी से कटाव जारी है। सुगौली नगर पंचायत में भी बांध पर भारी दबाव है। बांध के अधिकांश हिस्से सिकहरना नदी में पहले ही समा चुके हैं। सिकहरना नदी का पानी निचले इलाकों में भी पहुंच चुका है। खेतों में कटाव के बाद अब गांव और घरों तक कटाव का खतरा मंडराने लगा है। सब का थी अब देख बानो झूठो का बनवनी तो अब हमनी के तो मर तारी सन रगवा लेखा खूब ठीक बाटे, बहुत बढ़िया बा। हाँ निचका रहती तब तो कोनो बातवे ना रहल कि देखती कि हम मर जाम सन की जीएम सन, रात में तो दहा जाम सन, मुख में लाग जाम सन, बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छा रही। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। सुगौली के ग्रामीण इलाकों के साथ नगर पंचायत में भी पानी फैल चुका है। सुगौली थाना भी पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी बार लगाए गए धान के पिछड़े भी पानी में डूब चुके हैं। कई जगहों पर नदी के कटाव की वजह से लोगों में दहशत है। बाढ़ से इतना क्षति हुआ है कि लोग मर रहा है भूखमरी से और 3-3 बार पानी आ चुका है। उसके बाद में ना किसी का अनाज फसल हुआ, ना कोई के खाने पीने के रोजगार, ना सरकार से कोई सहायता मिला। घर आके भी कोनो काम नहीं के होगा, आके खेती रोला का 2 बेर रोपनी करिए सर वो दहा गल, ऊखी रोला का वो दहा गल। अब हमनी कथी करी सन, सरकार से कोनो सुविधा नहीं के मिलल। हमनी के माली पंचायत 7 नंबर वार्ड के बानी सन। पश्चिम चंपारण में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर 3 से 4 फुट तक पानी जमा है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। साथी के सतवरिया में 15 साल का एक छात्र पानी की तेज धारा में बह गया। लड़की की तलाश फिलहाल जारी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। इस बीच सड़कों पर पानी के बीच ही गाड़ियों की आवाजाही भी है।
और लोग लापरवाह नजर आते हैं। नेपाल में लगातार बारिश से लौरिया, नरकटियागंज, चनपटिया और मझौलिया प्रखंड के बड़े इलाके में पानी फैला हुआ है। पंडई और हड़बोरा जैसी पहाड़ी नदियां उफान पर हैं और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। गंडक के दियारा में रहने वाले लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन चुनावी तैयारी में जुटे प्रशासनिक टीम बाढ़ पीड़ितों को कोई मदद नहीं पहुंचा रही। वहाँ साइकिल अपने तरफ खींच रहा है, वो लेकर अपने तरफ खींच रहा है। बच्चा था या मतलब जैसा था हरा शॉर्ट फोन हो गया, मतलब पता नहीं चला गया। हमारे नजर के सामने था। अच्छा, मतलब वो जा रहा था इधर पार कर साइकिल लेके जा रहा था। अच्छा, वो पानी के तेज धार में दह गया, धार में जाके बीच में गया तो हाथ उठाया, उसके बाद वो बैठ गया। उसके बाद नहीं दिखाई नहीं दी। साइकिल से था। खगड़िया में लगातार बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। सिनहौली पंचायत के कबीर नगर मोहल्ले के लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी जमा है और जरूरत का सामान लाने के लिए भी लोगों को जुगाड़ का सहारा लेना पड़ रहा है। कहीं चचरी पुल से काम चलाया जा रहा है तो कहीं जुगाड़ की नाव उनके लिए एकमात्र सहारा। अभी कुछ और दिनों तक बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है और ऐसे में लोगों को फिलहाल राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। कोई देखने वाला नहीं है, न पदाधिकारी है, न मुखिया है, न कोई देखने वाला नहीं है। एक बारी हम जाते हैं बाजार से सौ सब्जी लाते हैं तो पड़े रहते हैं, कैसे निकलेंगे। 2 बारी गए हैं तो गिर गए हम। मचान बनाए हैं बांस का, सब आदमी मिल करके, और उसी होकर के दिक्कत से जाते हैं। और कई बार तो कई महिला, बच्चा, बुजुर्ग गिर भी गए हैं। हाँ, कोई जिलाधिकारी तरफ से तो कोई न कर्मचारी न कोई पदाधिकारी आज तक तो कबीर नगर में कोई घूमने तक भी नहीं आए, ना यहाँ पर कोई नेता लीडर है। लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हम आपको तस्वीरों के जरिए इस वक्त क्या हालात हैं वो दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से समस्तीपुर का ये एक स्कूल जहां पर क्लासरूम में पानी घुस चुका है और इसी पानी भरे क्लासरूम में परीक्षा ली जा रही है। तस्वीरें समस्तीपुर के तिरहुत अकादमी की हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी के बीच परीक्षा भी चल रही है। स्कूल में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के डिग्री पार्ट 3 की परीक्षा का सेंटर है और करीब 200 छात्र और छात्राएं यहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। परीक्षा देने के साथ ही छात्र खुद को पानी से बचाने की जुगाड़ में भी लगे हैं। पहले RNR कॉलेज को सेंटर बनाया गया था जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और इसके बाद सेंटर को बदला गया, लेकिन यहां पर भी हर तरफ पानी ही पानी है। तस्वीरें परीक्षा शुरू होने से कुछ वक्त पहले की हैं और 3 घंटे तक छात्रों को इसी तरीके से पानी के बीच बैठकर परीक्षा देना पड़ा। हमारा RNR में था। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र, ये कौन सा सेंटर है? ये तिरहुत अकेडमी है। क्या परेशानी हो रही है? बहुत ही पानी को झेल के आना पड़ रहा है अंदर। सर नीचे पानी है तो पानी में बैठ के एग्जाम देना बहुत बड़ी बात है, तो यही डिफिकल्ट है। तो लगता नहीं जो स्विमिंग पूल में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं? ऑफ कोर्स लगता है, एक तो इतना दिन बाद एग्जाम हो रहा है, उसके बाद पानी में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। डिग्री पार्ट 3 2020 की बची हुई परीक्षा चल रही है जो RNR कॉलेज से यहाँ शिफ्ट किया गया था, लेकिन यहाँ भी वही हालत, सब जगह पानी ही पानी है, सड़क से लेके यहाँ तक। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? अभी 200 के आसपास होंगे। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा पेश आया है। 2 कारों की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 3 युवतियां और 2 युवक शामिल हैं। तस्वीरें आपके सामने। सबको इलाज के लिए फिलहाल गर्दनीबाग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक सभी गायब नजर आए। अस्पताल के 4th ग्रेड स्टाफ ने इलाज करने की बात कही। इसके बाद न्यूज 18 की पहल पर घायलों को PMCH ले जाया जाता है। इस हादसे के बाद बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की कड़वी तस्वीर सामने आ गई। जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। अस्पतालों की दुर्दशा इस लिहाज से कि राजधानी पटना में हर वक्त डॉक्टरों की ड्यूटी का दावा किया जाता है, लेकिन इस वक्त गर्दनीबाग हॉस्पिटल में न्यूज 18 की टीम कुछ घायलों को लेकर अपनी गाड़ी से आई है। इनकी स्थिति गंभीर है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक तस्वीर। यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, डॉक्टर की 24 घंटे ड्यूटी की तैनाती होती है, लेकिन कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं दिख रहे। यहाँ पर सारी चीजें बंद हैं। जो लोग हैं वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। देखिए, कहीं भी आपको डॉक्टर नहीं दिख रहा है। इस वक्त एक सफाई कर्मी जरूर पहुंची हैं,
लेकिन आप क्या हैं? हम तो फोर्थ क्लास है सर। यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं है अभी? अभी जस्ट गए हैं सर, अभी जस्ट नहीं गए हैं तो एक हर वक्त डॉक्टर की है चाहिए ना, क्यों नहीं है? हाँ अभी जस्ट अथिए हुए हैं सर। नहीं अभी क्यों नहीं है ये बताइए ना। नहीं रहते हैं डॉक्टर इस समय, ओपीडी नहीं चलता है? चल ही रहा है सर। कहाँ चल रहा है बताइए? 8:30 का वक्त। हाँ सर, तब आ ही रहे हैं कितने बजे ओपीडी चलता है? 8 बजे से चलता है सर। कितना टाइम हो रहा है अभी? अब 8:30 होगा। 8:30 में डॉक्टर नहीं रहेंगे? जिन्हें आ ही रहेंगे, आएंगे करेंगे सर, आवेंगे ना तो एकदम जस्ट आवेंगे। कौन इलाज करेगा अभी उनका? अभी हम इलाज जो बनता है हमसे करते हैं, हम करते हैं सर। आप क्या हैं? हम फोर्थ क्लास हैं सर। फोर्थ क्लास के जो एम्प्लॉय है वो इलाज करेंगे जी। अभी जो हमसे बनेगा सेवा करने के लिए तैयार है सर। नर्सिंग स्टाफ नहीं है आपके यहाँ? जी नर्सिंग स्टाफ आइए हैं सर, सब कोई है। कहाँ दिखाइए, कहाँ है वो? आपका हाँ नर्स कामेश्वर पासवान। ये फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय है पासवान जी, कह रहे हैं कि मैं इलाज करूंगा। और स्थिति यह है कि कोई डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस जरूर है यहाँ पर लेकिन एम्बुलेंस से ले जाने वाला कोई नहीं है। स्थिति क्यों नहीं है? डॉक्टर अभी क्यों नहीं आए हैं यहाँ पर ये बताइए? डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस दिलवाइए कम से कम। हम लोग तो सर क्या कर सकते हैं, एम्बुलेंस आप एम्बुलेंस दिलवाइए, पहले आप एम्बुलेंस दिलवाइए। दिला रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। जो नर्सिंग स्टाफ है वो नदारत है, एम्बुलेंस है तो उन्हें कागज पहले चाहिए, पेपर पर आदेश चाहिए तब वो जाएंगे। तो ये हालात है पटना के अस्पतालों का। निश्चित तौर पर हम सुबह के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिरकार वो तमाम जो दावे करते हैं उन दावों की हकीकत इतनी कड़वी क्यों है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।